सो बच्चे जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जिससे आपको न्यूमेरिकल आएंगी। ठीक है, मैं डेरिवेशन बता रही हूँ आपको, ठीक है, पर डेरिवेशन आज तक आई नहीं है बच्चे इसकी। ठीक है, क्लियर? पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एंड द टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। Okay, this one the most important topic from this chapter, integrated rate law. ठीक है, integrated rate law सबसे important topic है बच्चे इस chapter से। ठीक है, that is integrated rate law. Okay, clear? And with the help of integrated rate law, we will find out formula for K, rate constant for zero order, first order, and one more important topic, that is half life period of a reaction. Okay, and formula for half life period. Both the two topics are most important topic for numerical. Okay, clear? Calculation for K with the help of integrated rate law. The K का क्या formula होगा for zero order and for first order and half life period. First of all I will discuss what is half life period. क्या है half life period? डिफाइन करने के लिए आ जाता है बच्चे। हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड। ओके, और यू कैन से हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम। ठीक है, क्या हुआ अभिनंदन, क्यों हंसी आ रही है? वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हमने जो डेरिवेशन करनी है के लिए करनी है और हाफ लाइफ पीरियड की। ठीक है, क्लियर? सो फर्स्ट वी विल डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन करेंगे फॉर के। क्लियर? ओके, सो this one is a reactant which convert into product. Okay, a reactant है किसमें convert हो रहा है? product में convert हो रहा है। and according to rate law expression, जो rate law expression है वो क्या कहता है? which rate is equal to k and conservation of reactant only. ठीक है, अब rate का मतलब क्या होता है? decrease in conservation over time। ठीक है, तो हम rate की जगह ये लिख सकते हैं minus dA over dt is equal to k then a। clear? okay, अब आप डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए, तो a की पावर क्या हो गई? और अगर a की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, सो dA ओवर dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको क्या करेंगे बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी ए दैट के डी टी। ये माइनस का साइन इधर ले जाओ, डी ए माइनस के डी टी। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, के कांस्टेंट है वो इंटीग्रेट नहीं हो। ठीक है, क्लियर? तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस के, देन dt की जगह t आ जाएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी a कंजर्वेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चों, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम कितना हो? 0 हो, तो जो कंजर्वेशन है वो कितनी हो जाएगी? a नॉट। यानी a की जगह हम क्या करेंगे? a नॉट। a नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहां a है वहां क्या आ जाएगा? a नॉट माइनस के, t की जगह क्या आ जाएगा? 0 एंड c। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
C is equal to A naught. ठीक है, C is equal to A naught. Now put the value of C in equation number 2. जो C की वैल्यू आई है A naught हम कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. सो क्या आ जाएगा, कंसर्वेशन ऑफ A is equal to माइनस KT प्लस C की जगह क्या आ जाएगा, A naught आ जाएगा. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 लिख लो इसको, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, क्लियर. और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, K फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A naught माइनस A देन डिवाइडेड बाई T. ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का फार्मूला. ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो आपको डेरिवेशन भले ही याद हो ना हो, बट ये फॉर्मूला आना चाहिए बच्चे. K माइनस T नहीं आएगा बच्चे, ये आएगा K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई T. ठीक है, A नॉट माइनस A ही आएगा, आप करके देख लो. ठीक है, A नॉट माइनस A ही आएगा. ठीक है, सॉल्व करके किया हुआ है. ठीक है, उसको चेंज कर दिया ना साइन को. ठीक है, K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A और T ही आएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे A नॉट क्या है, इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट. व्हाट इज A हियर, फाइनल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड T इज अ टाइम. क्लियर. K अगर फाइंड आउट करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला where A naught is the initial consideration, A is the final consideration and T is the time. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. ये आपकी इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस. अब इसी जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या निकाले, हाफ लाइफ पीरियड. एंड हाफ लाइफ पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. यानी वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, K को इधर ले आएंगे, T इधर आ जाएगा. T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई K. क्लियर. अब क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हो ना, तो मैं T को रिप्रेजेंट करूंगी T हाफ. ये केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. T हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, T हाफ ये केवल हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, यानी हम किसके लिए इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर. अब हाफ लाइफ पीरियड क्या कहता है बच्चे, वो टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, हाफ कंज्यूम हो जाए. इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल का हाफ हो जाएगी. वो टाइम इसमें फाइनल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ. तो जहाँ A है वहाँ क्या आ जाएगा, A नॉट डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट डिवाइडेड बाई 2K. ये आएगा T हाफ. ठीक है, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट डिवाइडेड बाई 2K. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, T half is equal to A naught divided by 2K. Okay, so this is the formula for K for zero order reaction and this is the formula for half life period for zero order reaction. ठीक है, T half is equal to A naught divided by K. अगर आपको K find out करना है for zero order, then you will use this formula. K is equal to A naught minus A divided by T. And if you want to calculate T half for this reaction, then what is the formula for T half zero order reaction? That is A naught divided by 2K. Clear? So बच्चे न्यूमेरिकल आएंगे आपको इससे. ठीक है, कैलकुलेट K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन आपको क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम पता होना चाहिए. ठीक है, एंड टाइम वुड बी इन सेकेंड, मिनट और आवर. उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. टाइम मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, उसको कन्वर्ट नहीं करना बच्चे. आपने जिस यूनिट में है आप उसी यूनिट में कैलकुलेशन करोगे. ठीक है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ. क्लियर. T हाफ भी ईयर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में. उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ है उस यूनिट में ही K की वैल्यू आएगी. अगर टाइम ईयर में है तो K की वैल्यू आपकी ईयर में आएगी. अगर टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो आपकी K की वैल्यू सेकंड में आएगी. अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में आएगी. ओके, क्लियर. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन है, ठीक है बच्चे। मैंने अभी बोला ना कि टी हाफ इज दैट टाइम इन विच फाइनल कंसिडरेशन इज अ हाफ ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन। वो टाइम है जिसमें फाइनल कंसिडरेशन इनिशियल क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, आधी कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब मैं बार बार तो कह रही हूँ बच्चे, टी हाफ वो टाइम है जिसमें जो फाइनल कंसिडरेशन इनिशियल का हाफ रह जाए। तो ए की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, ए नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है। फाइनल कंसिडरेशन इनिशियल का हाफ रह जाएगी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, ओके, एंड टी एंड सॉरी के फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। क्लियर, ठीक है भाई, इट इज क्लियर टू यू। So similarly, now we discuss the integrated rate law for first order. Now we discuss integrated rate law of first order. Integrated rate law of first order. Integrated rate law of first order. इसके बाद हम करेंगे integrated rate law for first order. Okay? मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ बच्चे, जो मैंने यहाँ डेरिवेशन की है ना, वहीं से शुरू कर देते हैं हम आगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या चेंज आएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन यहीं से शुरू होगी। ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू के, रेट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए ओवर डी टी के ए। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1 होगी, अब 0 नहीं होगी, ठीक है, ए की पावर 1, ठीक है। अब सेम इसको इंटरचेंज करेंगे बच्चे, ए को यहाँ ले आएंगे, माइनस डी ए ओवर ए इज इक्वल टू के डी पी, ओके, और डी ए ओवर ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। जब आप इसको डी ए ओवर ए इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आएगा नेचुरल लॉग ए। इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है डी ए ओवर ए की, वो होती है नेचुरल लॉग ए, ठीक है। ये नेचुरल लॉग ए आएगी एंड इज इक्वल टू माइनस के डी टी की जगह टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके, क्लियर। सेम वे अगर टी कितना हो 0 तो ए कितना हो जाएगा, ए नॉट। सेम इक्वेशन नंबर 2 में वैसे पुट कर देते हैं, जहाँ ए है वहाँ क्या पुट कर दे, ए नॉट, ठीक है, क्लियर। इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह 0 प्लस सी, तो सी कितना आ गया, एल एन ए नॉट, नेचुरल लॉग ए नॉट, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, नेचुरल लॉग ए नॉट, क्योंकि बच्चे है ही है नेचुरल, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए नॉट, ठीक है, क्लियर। बच्चे ये वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद आई है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू वही होगी ना, जो वैल्यू वैसा चाहिए उसको कैसे हटा दोगे आप, बच्चे वो बात से करना है ना, यहाँ पे 10 नहीं हजे नहीं कर रहे हैं ना आप, ठीक है, 1 बाई 1 करना है, वहां तक पहुंचेंगे, पहले आप इसको समझो। C इज इक्वल टू एल एन ए नॉट, ठीक है। अब ये जो आपकी C की वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 2, C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, ठीक है। उस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एल एन ए माइनस के टी, और C की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए नॉट, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो K, सो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 1 बाई टी, ठीक है, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस ए, 1 बाई टी कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, 1 बाई टी नॉट नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस ए, ठीक है, 1 बाई टी क्योंकि दोनों में आएगा ना, कॉमन कर लिया मैंने, 1 बाई टी नेचुरल लॉग ए नॉट ए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई टी नेचुरल लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि
न्यूमरेटर में माइनस को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 1/t नेचुरल लॉग a नॉट ओवर a, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल लॉग है माइनस को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, ठीक है। अब नेचुरल लॉग को हमने कन्वर्ट करना है log 10 में। हाउ वी कैन कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू log 10? बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। अब यहाँ पे हम 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t log, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2.303, मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ मैंने, 2.303 t। अब नेचुरल लॉग किसमें कन्वर्ट हो गया? log a नॉट ओवर a, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। k is equal to 2.303 t log a naught over a, and this one is the most important formula for numerical. Okay, k is equal to 2.303 t log a naught over a, where a naught is initial conservation, a is a final conservation, and t is a time. Okay, and with the help of this formula you can calculate k, rate constant, for first order. Okay, you can write down this formula as, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, k is equal to 2.303 t log a divided by a minus x, यानी ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यानी a इनिशियल कंसिडरेशन, a minus x में इतना कम हो गया, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो, ये फार्मूला भी और ये फार्मूला भी, ठीक है। a इनिशियल कंसिडरेशन है, a minus x का मतलब इनिशियल से इतना कम हो गया, ठीक है। यू कैन यूज दिस एज वेल एज दिस फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज होगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दोनों फार्मूला कहाँ यूज होंगे वो क्लियर हो जाएगा आपको। वी कैन यूज बोथ द फार्मूलाज, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज बोथ द फार्मूला, ओके, फॉर कैलकुलेटिंग k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो रिमेंबर दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। इस टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से या फिर हाफ लाइफ पीरियड से आएगा, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल के लिए 2 और 1.5 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस टॉपिक से ही आना है, फर्स्ट ऑर्डर से k कैलकुलेट करने के लिए, और हाफ लाइफ पीरियड। आइदर यू हैव टू कैलकुलेट k और हाफ लाइफ पीरियड, ओके। या तो आपको k कैलकुलेट करना होगा या फिर हाफ लाइफ पीरियड, ओके, क्लियर। आइदर यू हैव टू कैलकुलेट k और हाफ लाइफ पीरियड, ओके, क्लियर। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड? सेम फॉर्मूला है हमारे पास, k is equal to 2.303 t log a नॉट ओवर a, ठीक है। आपको हाफ लाइफ पीरियड बनाना है ना, तो t को मैं इधर ले जाती हूँ, t is equal to क्या आ जाएगा? 2.303 इधर आ जाएगा k log a नॉट ओवर a। तो t को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? t हाफ से। t हाफ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? हाफ लाइफ पीरियड के लिए, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, इट इज अ टाइम इन विच फाइनल कंसर्वेशन इज अ हाफ ऑफ इनिशियल कंसर्वेशन। सेम कंसेप्ट है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या कहता है? ये वो टाइम है जिसमें फाइनल कंसर्वेशन इनिशियल का कितना हो जाए? हाफ। तो वही करेंगे हम, ये फाइनल कंसर्वेशन है, इसको क्या करते हैं? इनिशियल का हाफ कर दे, यही किया मैंने। फाइनल कंसर्वेशन क्या कर दिया? इनिशियल का, तो ये a नॉट क्या हो गया? कैंसिल। So t half is equal to 2.303 k log 2, ठीक है, क्लियर। अब t half की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। t half is equal हो जाएगा 2.303 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई k, ठीक है। 2.3030 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो t half कितना आ जाएगा? 0.693 over k, and this is the formula for t half for first order, okay, clear। तो इसको याद कर लेना मुझे, this one is the most important numerical, t half for first order, formula is 0.693 over k, okay, the formula is 0.693 over k. If you want to calculate half life period for 0 order, then you will use this formula, t half 0.693 over k. Clear? Okay, if you want to calculate t half, the formula will be 0.693 divided by k, okay, clear। And if you want to calculate k, then formula is 2.303 t log a नॉट over a, या तो ये या फिर ये वाला formula यूज करो, k is equal to 2.303 log a over a minus x,
ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ओके क्लियर। एंड वन मोर थिंग बच्चे, एक और चीज आपने याद रखना, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके होती है, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब कार्बन डेटिंग, जब आप कार्बन के थ्रू, कार्बन 14 के थ्रू एज फाइंड आउट करते हैं तो वहां भी फर्स्ट ऑर्डर का ही मैकेनिज्म लगता है। यानी जितने भी रेडियो एक्टिव डेटिंग से रिलेट फॉर्मूला या न्यूमेरिकल हैं तो वहां भी फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट ही लगेगा। और वहां पे फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हो 2.303 t log n नॉट ओवर nt। ठीक है, n नॉट नंबर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली and nt number of reactant after time t। clear? ओके, कार्बन डेटिंग, इससे आप एज फाइंड आउट करोगे किसी भी फॉसिल की, ठीक है, तब भी वो फर्स्ट ऑर्डर का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल आ गया ना, कैलकुलेट k फॉर अ प्लांट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्बन 14, देन k कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर। या टाइम पीरियड निकालना है तो k कैलकुलेट करके फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है ये। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस। फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने। और बच्चे कुछ ग्राफ हैं जो इससे आएंगे आपको। ठीक है, ग्राफ से रिलेट क्वेश्चन आएंगे आपको। ग्राफ दिए होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ग्राफ देख के बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, ग्राफ से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। फिर मैं कुछ ग्राफ बता रही हूँ, आपको ग्राफ से पता लगाना है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। ठीक है, कुछ ग्राफ हैं और ये ग्राफ आपको ऐसा चाहिए एग्जाम में। ठीक है, आपको ग्राफ दिया होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्डर के लिए ग्राफ है और जिस ऑर्डर के लिए ग्राफ है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ दिया होगा एग्जाम में और वो ग्राफ देख के आपने फाइंड आउट करना है कि वो जो ग्राफ है वो किस ऑर्डर के लिए ग्राफ है। ठीक है, 0 ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, फिर जिस ऑर्डर का ग्राफ है उसकी यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको ग्राफ से। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं वो आपको आने चाहिए और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन आता है वो 0 ऑर्डर का ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके क्लियर। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड आउट व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सभी ने। सो नेक्स्ट वी डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके क्लियर। तो जो फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, नहीं बच्चे, 0 और फर्स्ट ऑर्डर ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, सेकंड थर्ड ऑनवर्ड नहीं, आपके बुक में या एनसीईआरटी सिलेबस में केवल 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी होता है और उसके लिए ही फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है क्लियर। अच्छा, ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ आपके बुक में दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 ऑर्डर के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह है, नेगेटिव स्लोप होता है ग्राफ। ठीक है, तो याद रखना अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो दिस इज द ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर। ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है क्लियर। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा R0। ठीक है, और ये नेगेटिव स्लोप है, स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव स्लोप, इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव स्लोप होगा इसका। ठीक है क्लियर। एक्चुअली ये नेगेटिव स्लोप जो है ना, वो नेगेटिव स्लोप किसके इक्वल है, नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू k। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जो k है वो किसके इक्वल होता है। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन दी होगी कि k किसके इक्वल है, तो k इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है, k इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, R0 के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि जो ग्राफ है उसमें इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, R0। ठीक है क्लियर। और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर,
पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर का ग्राफ है ये, ठीक है। और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है मुझे, कंजर्वेशन एंड टाइम, ओके। सेकंड ग्राफ व्हिच इज गिवन इन योर बुक इज ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है मुझे। और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, नेचुरल लॉग आर, ठीक है, नेचुरल लॉग आर और टाइम, ठीक है। इसका भी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। पर फर्क क्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आर नॉट, ठीक है। तो इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप के इक्वल है, के नेगेटिव स्लोप के इक्वल है, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड है ग्राफ, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है इसमें। तो ये भी ग्राफ, ये अगर ग्राफ इससे पहले जो ग्राफ देखा था वो किसके बीच में था बच्चे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। यहाँ पे नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन या नेचुरल लॉग रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। तो ये ग्राफ किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ इस तरह से भी है वैसे, पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ भी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ भी है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग आर नॉट ओवर आर, ठीक है, नेचुरल लॉग आर नॉट ओवर आर, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे क्या है दिया होगा, टाइम, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ है वो पॉजिटिव स्लोप के इक्वल होगा। और जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, स्लोप इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303। ये आता है बच्चे एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन दी हुई है कि इसमें जो स्लोप है वो किसके इक्वल है। तो स्लोप इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, ठीक है। जो ग्राफ है वो किसके इक्वल है, सॉरी स्लोप किसके इक्वल है, तो स्लोप किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू k अपॉन 2.303, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन ग्राफ हैं, वो किसके रेस्पेक्ट टू है मुझे, कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड एंड थर्ड के लिए ग्राफ नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, क्लियर। मैं वैसे 2-3 ग्राफ और बता रही हूँ जो आ सकते हैं, ठीक है, वो हाफ लाइफ पीरियड से हैं ग्राफ, ठीक है, वो भी नोट कर लो। वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी में केवल ये 3 ग्राफ ही गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में केवल ये 3 ग्राफ गिवन है, ठीक है, क्लियर। जीरो ऑर्डर के लिए गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड से जो ग्राफ है मैं आपको बता देती हूँ किस तरह के ग्राफ होंगे, ठीक है। सो नोट डाउन ग्राफ फॉर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए ग्राफ जो है वो नोट कर लेना मुझे, ठीक है। सो नोट डाउन, कुछ और ग्राफ है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए जो फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है। ये आई थिंक ये ग्राफ हमने ऑलरेडी अभी देखा हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है बच्चे, नेगेटिव स्लोप है, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर अभी किया है वही ग्राफ है बच्चे, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है एंड देन ये बताना किस ऑर्डर के लिए ग्राफ है, लॉग ए एंड टाइम, लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये किस ऑर्डर के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है वैसे, ठीक है, लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो 2.303, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। और इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ए नॉट, ठीक है, लॉग ए नॉट के इक्वल आएगा। एक सेकंड ऑर्डर का भी ग्राफ है, मैं बता देती हूँ बच्चे, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए भी एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह दिया हुआ है बच्चे, ये सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, 1/a
ओके देन टाइम। ये जो ग्राफ है किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ स्लोप किसके इक्वल होगा बच्चे, पॉजिटिव के, ठीक है। स्लोप जो है किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव के, और इंटरसेप्ट यहाँ पे है इसका, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, 1/a, ओके क्लियर। ये ग्राफ जो है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, आपको ग्राफ देख के पता लगना चाहिए ग्राफ किसके लिए दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है क्लियर। ग्राफ एंड देन यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। जिस ऑर्डर के लिए वो ग्राफ गिवन है उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। ये भी आपको आ सकता है, जिस ऑर्डर के लिए वो ग्राफ दिया हुआ है व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑर्डर की यूनिट क्या है, ओके क्लियर। तो क्लियर है बच्चे ये टॉपिक एंड डेरिवेशन, ठीक है क्लियर। अब मैं हाफ लाइफ पीरियड की मैं बात कर रही थी, हाफ लाइफ पीरियड के 3 ग्राफ मैं बता देती हूँ। ये हाफ लाइफ पीरियड कितने हाफ लाइफ पीरियड है, कंसंट्रेशन कितने है, हाफ लाइफ पीरियड लिखे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड की मैंने कहा था तो हाफ लाइफ पीरियड की ग्राफ नहीं है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड के लिए वैसे नॉर्मल ग्राफ ही है। हाफ लाइफ पीरियड देख कहीं लिखा है मैंने, हाफ लाइफ पीरियड नॉर्मल टी लिखा हुआ है ना, 10 या सी, बट बच्चे टी की जगह क्या आना चाहिए, टी हाफ आना चाहिए ना, ठीक है। एक्सेप्शन हो गई, नहीं एक्सेप्शन कोई नहीं है, टी हाफ के लिए ग्राफ लिखो, उसकी जगह टी हाफ लाइफ पीरियड की जगह नॉर्मल टी लिख देना, ठीक है। नॉर्मल टी लिख दे बच्चे, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड के लिए ग्राफ इस तरह होगा बच्चे, टी हाफ आएगा यहाँ पे, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ एंड कंसंट्रेशन, टाइम की जगह टी हाफ हो जाएगा, ठीक है, टाइम की जगह टी हाफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो है जीरो ऑर्डर के लिए, दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, टी हाफ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ इस तरह से आएगा, टी हाफ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ऐसे आता है, दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। एंड लास्ट टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। टी हाफ इट इज 1/a0 बच्चे, यहाँ पे 1/a0 है, फर्क है जीरो ऑर्डर, इसमें जीरो ऑर्डर में क्या है a0, ठीक है, और यहाँ क्या है 1/a0 है, ठीक है। और ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाला ही होगा। ये ध्यान रखना बच्चे, जो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है उसमें टी हाफ और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है, a0, इनिशियल कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। कहाँ, हाँ नेचुरल लॉग a0 ही होगा बच्चे, लॉग a0 लिख लो, ठीक है, लॉग a0 है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ 1/a0, ठीक है क्लियर। वैसे यहाँ पे बच्चे इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट टू मतलब जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के रेस्पेक्ट टू नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट टू ड्रॉ किया हुआ है। लॉग a0 यहाँ क्यों नहीं पुट किया हुआ है, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट टू प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, टाइम पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका क्या लॉग a0 नहीं पुट किया है यहाँ पे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है क्लियर। बट ये ध्यान रखना बच्चे, अगर टी हाफ a0 पॉजिटिव स्लोप है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, टी हाफ a0 कांस्टेंट स्लोप है फर्स्ट ऑर्डर, देन a0 1/a0, टी हाफ एंड 1/a0 पॉजिटिव स्लोप है, तो किसका ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, केवल इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना है, ग्राफ दिया होगा आपको आइडेंटिफाई करना, इससे स्लोप नहीं आना है, केवल आइडेंटिफाई करने के लिए आना है किस ऑर्डर का ग्राफ है, उसकी यूनिट क्या है, केवल 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है क्लियर, ओके। तो ग्राफ से कोई क्वेश्चन रहेगा बच्चे, याद रखना, क्लियर, ओके। और इससे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा k का, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर k फॉर जीरो ऑर्डर, a0 - a डिवाइडेड बाय t, clear। and what is the formula for half life period,
T half is equal to 2.303 divided by 2k. That is a T half. Clear? And what is the formula for first order? K is equal to 2.303 T log A naught over A. ठीक है, या फिर A divided by A minus X. Clear? Okay? Clear है? And half life period का फॉर्मूला क्या है? तो T half is equal to 0.693 over K. Clear है? Clear है भाई सभी को? It is clear to you? So now note down the numerical based upon this. Numerical note करो जल्दी. Note down numerical based upon this. Note down numerical based upon half life period as well as K for first order or zero order. Okay? So note down. Okay, this is a question from back exercise of your book. Okay? The question number 3.13. ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ. Calculate the half life of first order reaction. Calculate half life period. ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, आप नोट कर लो. Calculate half life for first order. Calculate half life of first order. Calculate half life of first order reaction. Calculate half life of first order reaction. Calculate the half life of first order reaction from their rate constant given below. Calculate the half life of first order reaction from their rate constant given below. From the rate constant given below. First is 200 per second. First is 200 per second. First is 200 per second and second is 4 per year. Second is 4 per year. 4 per year. 4 per year. Okay. Now question number second is, दो ही क्वेश्चन मैं दे रही. Question number second is ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे और आता है ये क्वेश्चन. ये आपके टेस्ट में आएगा जरूर. ठीक है. Question number second, the half life for radioactive decay. The half life for radioactive decay of carbon 14. The half life for radioactive decay of carbon 14. The half life for radioactive decay of carbon 14 is. The half life for radioactive decay for carbon 14 is 5,730. 5,730 years. 5,730 years. An archaeological artifact, an archaeological artifact, an archaeological artifact, an archaeological artifact containing wood, archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon 14. Containing wood had only 80%, 80% of carbon 14. 80% of carbon 14. Estimate the age of sample. 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 So first calculate the half life period. Okay, and value which I have given to you, that is k. जो मैंने आपको वैल्यू दी है वो k की वैल्यू है बच्चे. ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कि रेट कांस्टेंट गिवन, रेट कांस्टेंट का मतलब k गिवन है आपके पास. So what is the formula for T half? 693 divided by k. K is given to you. Okay, k given है बच्चे. First 0.693 divided by k. K की वैल्यू कितनी है? 200 per second. Okay, so value of कितना आ रहा है इसका आंसर? 3.46.5 ठीक है बच्चे, 3.47 10 की पावर माइनस 3 है इसका आंसर. 3.47 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड दिया हुआ है इसका आंसर. 3.47 10 की पावर माइनस 3. ओके, 3.47 10 की पावर माइनस 3 आएगा इसका आंसर.
Similarly the next one k is 4 per year दिया हुआ है. In next question k is 4 per year. 3.47 10 की पावर माइनस 3 3 आ रही है 10 की पावर माइनस 3 3.47 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3. Now the next one. 80% of कार्बन 14 है. कार्बन 14 कार्बन 14 कार्बन 14. Estimate the age of sample. Estimate the age of sample. हाँ जी नेक्स्ट कितना आ रहा है भाई? For 4 per year. What is the value of k for 4 per year? What is the value of k for 4 per year? 4 per year के लिए कितने आ रही है value of k? Sorry, value of t half. 1.7 10 की पावर माइनस 1. ओके ठीक है भाई, ठीक है भाई. 1.7 10 की पावर माइनस 1 ही आएगा आंसर, या 0.17 आ जाएगा. ठीक है 0.17 या 1.7 10 की पावर माइनस 7. अब बच्चे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट ठीक से नहीं नोट किया देख लो. द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डिके. हाफ लाइफ इज गिवन. हाफ लाइफ इज गिवन बच्चों. टी हाफ इज गिवन. टी हाफ कितना दिया हुआ है? 5730. ओके क्लियर. देन आगे क्या कर रहा है कि an archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found. मतलब केवल कार्बन 14 का कितना रह गया? 80% रह गया, बाकी कंज्यूम हो गया सर. ठीक है 80% रह गया है. ठीक है क्लियर. तो एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल. ये 2 स्टेप में बनेगा क्वेश्चन. पहले स्टेप में हाफ लाइफ पीरियड से के कैलकुलेट करो. इन फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट के फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड. ओके calculate k from half life period, and in second step calculate time by using k and formula for first order. Okay, formula for first order, it means t is equal to 2.303 divided by k log a divided by a minus x. और a कितना होगा? 100. 80% है तो इनिशियल कंसिडरेशन हो जाएगी 100. ठीक है. और a माइनस एक्स कितना रह गया? 80%. मीन्स 80 हो जाएगा. 100 डिवाइड बाई 80. 80% रह गया बच्चे. ठीक है क्लियर. यानी ओनली 80% मीन्स 100 में से खत्म, मतलब पूरा कंज्यूम होने के बाद 80% है. ठीक है तो 100 over 80. इन फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट k बाय हाफ लाइफ पीरियड. क्लियर. एंड फाइनली कैलकुलेट t बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर. यानी t इज इक्वल टू 2.303 k log a over a minus x. ठीक है k आपने हाफ लाइफ पीरियड से निकाल लिया. ठीक है a 100 हो गया, a minus x 80. कैलकुलेट करो जल्दी. ओके एंड इसका आंसर आएगा 1845 years. आंसर इज 1845 year. ओके द आंसर इज 1845 year.